नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में स्पेशली मैं डिस्कस करने वाला हूँ IBPS RRB के नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, खास करके उन एस्पायरेंट्स के लिए जो बैंकिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो IBPS RRB, जिसको हम लोग रीजनल रूरल बैंक्स के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इस साल का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया है अलग अलग पोस्ट्स के लिए। इसमें ऑफिसर्स के भी पोस्ट है और असिस्टेंट्स के भी पोस्ट है। कुल मिलाकर टोटल 10,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करें, कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल है, इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। ये सारी बातें अक्सर कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि जो नोटिफिकेशन का PDF होता है वो अक्सर थोड़ा सा लंबा होता है और उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा होता है। तो इसीलिए सिंप्लीफाइड करने के लिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से समझ में आए। और ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन जो है नोटिफिकेशन वाली वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ठीक है, और नोटिफिकेशन का जो PDF है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप उस PDF को भी रेफर कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं, यूजफुल लगते हैं तो आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर सकते हो। तो चलिए नोटिफिकेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से टाइप के पोस्ट्स आपको IBPS RRB के द्वारा दिए जाएंगे। उसके पहले आपको थोड़ा बहुत RRBs के बारे में पता होना चाहिए। RRBs का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक्स। अब जैसे नाम में ही आप देख सकते हो रूरल लिखा हुआ है, मतलब ऐसे बैंक्स जो हमारे देश के अलग अलग रूरल एरियाज में सिचुएटेड है। तो जहां पे भी जिस भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे ये जो रूरल बैंक्स जहां पे पोस्टेड होंगे वहां पे आपको जाके सर्व करना होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब IBPS RRB ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है वैकेंसीज का, उसमें खास करके दो तरीके के पोस्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला है ऑफिस असिस्टेंट्स, जिसको हम लोग मल्टीपर्पज असिस्टेंट्स भी कहते हैं, और दूसरा है ऑफिसर्स। अब ऑफिसर्स में 3 कैटेगरीज है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो। स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 कैटेगरी के ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट के लिए ये नोटिफिकेशन लाया गया है। अब आपके लिए कौन से पोस्ट यूजफुल है, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर पोस्ट के लिए चाहिए, ये स्केल 1, 2, 3 में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें भी हम लोगों को आगे समझनी है। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि 2 तरीके के पोस्ट आपको अप्लाई करने के लिए मिलेंगे। एक तो आपका असिस्टेंट हो गया और दूसरा आपका ऑफिसर लेवल का हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हर एक पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है वो आपको जरूरत होगी, मतलब एलिजिबिलिटी क्या होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, इस इमेज में आपको क्लियरली दिखेगा कि 4 अलग अलग तरीके के पोस्ट्स मैंने लिखे हुए हैं। एक तो है आपका ऑफिस असिस्टेंट वाला पोस्ट, और उसके बाद 3 तरीके के ऑफिसर लेवल के पोस्ट होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहले आपको यहां पे बता दूं कि आप ऑफिस असिस्टेंट का तो भर सकते हो फॉर्म आसानी से, क्योंकि उसमें आप देख सकते हो कि क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ बैचलर डिग्री है और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब आपका किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन होगा तो डेफिनेटली इट इज कंप्लीटली फाइन। और उसमें मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको मिनिमम इतने ही मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो ये याद रखना, ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आप एक्सपीरियंस का कॉलम देखोगे तो वहां पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस की। आप अगर फ्रेश ग्रेजुएट भी हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? ऑफिस असिस्टेंट की। ठीक है, उसके बाद का अगर आप पोस्ट देखोगे ना, वो है ऑफिसर स्केल 1 का पोस्ट, और यहां पे आपको दिख रहा होगा मैंने लिखा हुआ है असिस्टेंट मैनेजर। मतलब इस एग्जाम को देके या उस ऑफिसर लेवल के एग्जाम को देके आप डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो। और इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, मतलब आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना जरूरी है विदाउट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मार्क्स, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप में से ऑलमोस्ट सारे जन ऐसे होंगे जिन्होंने कभी बैंक में ज्यादा काम नहीं किया होगा, जिनके पास बैंक का वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, याद रखना आपको, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है वो बैंक में वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने कभी किसी बैंक में पहले काम नहीं किया है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम नहीं किया हुआ है तो आप फ्रेशर कंसीडर किए जाते हो। मतलब आप ऑफिस असिस्टेंट और ये जो ऑफिसर स्केल 1 है, जिसको हम लोग असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, इन 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी के 2 पोस्ट देखोगे, दैट इज स्केल 2 एंड स्केल 3 वाला पोस्ट, जिसमें आप देख सकते हो मैनेजर और सीनियर मैनेजर लेवल के हैं, तो वहां पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है।
और वहां पे साथ में आपको ग्रेजुएशन के साथ थोड़े से मिनिमम मार्क्स जो है वो भी बताए गए हैं, दैट इज 50%, राइट। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट जो है वो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 इसी के लिए एप्लीकेबल होंगे, बिकॉज ऑफ द नो एक्सपीरियंस इन एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसीलिए मैं आपको जो नीचे के 2 पोस्ट है उसकी ज्यादा जानकारी दूंगा नहीं, क्योंकि वो उन्हीं के लिए एलिजिबल है जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एक तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन से आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी कर सकते हो और आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी कर सकते हो, लेकिन आपको स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 इसमें से किसी एक को चूज करना होगा। मान लो कि आपके पास एक्सपीरियंस है, लेट से किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया है, लेट से 2 साल तक, 3 साल तक, तो आप जो स्केल 2 का पोस्ट है वो डेफिनेटली भर सकते हो, है ना। लेकिन एक्सपीरियंस होगा तो ही। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हो तो आपके लिए स्केल 2 एंड स्केल 3 एलिजिबल नहीं है, आपको स्केल 1 ही भरना होगा। और स्केल 1 के साथ साथ आप ऑफिस असिस्टेंट मतलब मैक्सिमम आप 2 पोस्ट भर सकते हो, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबको क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि हर एक पोस्ट के लिए अलग एज का क्राइटेरिया होगा या सबके लिए सेम एज का क्राइटेरिया है। तो आपको याद रखना है हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एज का क्राइटेरिया है। जैसे कि आपके सामने इमेज आई है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जो ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है उसके लिए जनरल या अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन 2 कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ऑफिस असिस्टेंट की एज लिमिट है 18 साल से 28 साल। अगर आपका एज इसमें लाई करता है और साथ ही में इस एज में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो डेफिनेटली आप एप्लीकेबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए, राइट। उसी के साथ साथ ऑफिसर स्केल 1 की अगर हम लोग बात करें तो 18 से 30 साल ये रिक्वायरमेंट है, मतलब 2 साल से आपका एज जो है ऑफिसर के लिए बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग स्केल 2 के ऑफिसर की बात करें तो 21 टू 32 ईयर्स है, और उसके बाद अगर हम लोग स्केल 3 की बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा एज का क्राइटेरिया है, दैट इज 21 टू 40 इयर्स, बिकॉज वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, इसलिए उनका एज का क्राइटेरिया ज्यादा है। फिलहाल आपको किस पे फोकस करना है, जो मैंने पहले 2 बोल्ड किए हुए हैं उसी पे फोकस करना है, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ये 2 पोस्ट के लिए भरने वाले हो, राइट। दैट इज ऑफिस असिस्टेंट एंड किसका, ऑफिसर स्केल 1 का, राइट। अब इसमें ये तो मैं जो मैंने आपको एज रेंज बताई ये सिर्फ जनरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, दैट इज SC, ST और OBC, तो उनके लिए आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है मैक्सिमम एज में। मतलब अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जनरल या EWS का 28 इयर्स लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, दैट इज SC या ST, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब आप 33 इयर्स तक एग्जाम दे पाओगे, किसका, ऑफिस असिस्टेंट का। उसी तरीके से अगर आपको SC ST में से ही ऑफिसर लेवल के लिए भरना है स्केल 1 के लिए, तो आपके पास एज लिमिट होगा 35 इयर्स तक। और वही हम लोग OBC की बात करें तो मैक्सिमम एज में 3 साल जोड़ दो एक्स्ट्रा, तो आपको OBC के लिए उतना रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज कहलाते हैं, मतलब जिनके पास कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात जो है एज क्राइटेरिया की वो आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। अब अक्सर स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहता है कि ग्रेजुएशन लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन के तौर पर, लेकिन जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई कर सकते, इस कंफ्यूजन को भी हम लोग दूर कर देते हैं। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आपका रिजल्ट जो है फाइनल ईयर का वो 28 जून से पहले आ जाता है, मतलब उस रिजल्ट की कॉपी आपके पास पहुंच जाती है आपके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए कट ऑफ डेट याद रखना, ये डेट वही है जो लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, विच इज 28 जून 2021, ओके। इस डेट से पहले अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके बाद अगर आता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अगले साल के लिए वेट करना होगा अनफॉर्चुनेटली, राइट। तो ये बात आप जरूर याद रखना, जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ओके। क्योंकि उनको अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग क्या करें, रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं है। तो अगर आपका 28 जून से पहले रिजल्ट आया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आएगा तो डेफिनेटली RRB के द्वारा आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको या मतलब कौन कौन स्टूडेंट जो है वो एप्लीकेबल है एटलीस्ट, ठीक है। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑफिसर के लिए भी और असिस्टेंट के लिए भी। लेवल ऑफ क्वेश्चंस में ही डिफरेंस रहता है, फॉर्मेट सेम रहता है। अभी हम लोग फॉर्मेट की बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो आपको क्लियर है।
अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, मतलब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, जो एग्जाम होगी वो कौन से स्टेज में होगी, प्रीलिम्स मेंस में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने मार्क्स के लिए होंगे, कितना टाइम मिलेगा, ये सब की भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे आपके सामने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न मैंने रखा है, तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होने वाले हैं और इसका प्रीलिम्स पैटर्न आईबीपीएस आरआरबी का थोड़ा सा अलग रहता है। आप देखते हो जब आप एसबीआई का क्लर्क का एग्जाम देते हो या आईबीपीएस क्लर्क का देते हो तो उसमें हमेशा 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। लेकिन जब आप आरआरबी का एग्जाम देते हो तो उसमें प्रीलिम्स में आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट देने हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स जिसको हम लोग कहते हैं, और रीजनिंग, जिसके आपको 40 क्वेश्चन आएंगे ईच और 40 मार्क्स ईच उसका वेटेज रहेगा। मतलब टोटल आप बोल सकते हो 80 क्वेश्चन है और 80 मार्क्स है ना। और इसके लिए आपको सेपरेट टाइम नहीं मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। आपको डायरेक्टली 45 मिनट्स का टोटल टाइम दिया जाता है, जिसको हम लोग कंपोजिट टाइम बोलते हैं। मतलब इस 45 मिनट्स में आप कोई भी सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा लिमिटेशन नहीं होगा कि आपको क्वांट्स के ही इतने टाइम में अटेम्प्ट करने हैं। आप कोई भी सेक्शन को कितना भी टाइम दो वो आपके ऊपर है, लेकिन टोटल टाइम आपको 45 मिनट से मिलेगा टोटल 80 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, और आपका जो प्रीलिम्स का कट ऑफ लगेगा वो आउट ऑफ 80 लगने वाला है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये जो एग्जाम है या ये जो प्रीलिम्स का पैटर्न है वो कौन से पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, तो हम आपको याद रखना है ऑफिसर स्केल 1 और आपका जो असिस्टेंट, ये दोनों पोस्ट है उनके लिए सेम फॉर्मेट होगा, लेकिन पेपर अलग अलग होगा। मतलब क्वेश्चंस की जो लेवल होगी वो थोड़ी सी ऑफिसर लेवल के लिए डिफिकल्ट होगी, थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की होगी, और असिस्टेंट के लिए इजी लेवल होगी, राइट। तो 2 अलग अलग पेपर्स आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आप 2 अलग अलग पोस्ट्स के लिए फॉर्म भर रहे हो, है ना। तो सेम एग्जाम नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम अलग होगा और ऑफिसर्स लेवल का एग्जाम जो है स्केल 1 का वो अलग होगा, लेकिन फॉर्मेट सेम रहेगा, है ना। मार्क्स और क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस क्वेश्चंस के लेवल में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो दिखने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं प्रीलिम्स का पैटर्न जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब प्रीलिम्स में ये भी आपको याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। कितनी? 1/4 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 4 गलत आंसर्स के लिए आपका 1 मार्क्स जो है वो कट किया जाएगा और आपका जो कट ऑफ लगेगा वो आउट ऑफ 80 लगने वाला है। यूजुअली असिस्टेंट का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्योंकि पेपर का लेवल इजी रहता है, तो 70 प्लस लगने के भी चांसेस होते हैं आउट ऑफ 80, है ना। और उसके कंपेयर में अगर आप ऑफिसर लेवल का देखोगे तो अराउंड 60 के करीब लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत आप दिमाग में रख के अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं प्रीलिम्स का पैटर्न आप सभी को समझ में आया होगा। दोनों पोस्ट के लिए फॉर्मेट जो है वो सेम है, लेकिन एग्जाम अलग अलग होगा। ठीक है, तो चलिए प्रीलिम्स एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देनी होगी। तो चलिए मेंस एग्जाम के बारे में भी हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मेंस एग्जाम में देने हैं, राइट। तो आपके सामने इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेंस में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। उसमें से जो क्वांट्स और रीजनिंग है वो तो आपका प्रीलिम्स में भी था, 3 नए सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे। इसमें एक तो ऐड हो जाएगा जनरल अवेयरनेस, जिसको आप करंट अफेयर्स भी बोल सकते हो, या जिसमें बैंकिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, राइट। एक होगा आपका इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज का पेपर। अब इसमें देखो मैंने स्टार मार्क इसलिए किया हुआ है बिकॉज आपको दोनों लैंग्वेज नहीं देने, दोनों में से कोई तो एक लैंग्वेज आपको चूज करना है, आपके पास चॉइस होगी और आप वो पेपर दे सकते हो। हिंदी भी दे सकते हो, इंग्लिश भी दे सकते हो, लेकिन दोनों नहीं देने आपको, दोनों में से कोई एक देना है, राइट। उसी के साथ साथ क्वांट्स और रीजनिंग तो मैंने आपको बताया ही है, वो तो आएगा ही। और लास्ट होगा कंप्यूटर नॉलेज, मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अब कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स होंगे, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जनरल अवेयरनेस का देखोगे तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क, इंग्लिश का देखोगे अगेन सेम 40 क्वेश्चन 40 मार्क, क्वांट्स का देखोगे तो क्वेश्चन 40 है लेकिन मार्क्स थोड़े से ज्यादा है 50, रीजनिंग का भी सेम है, क्वेश्चन 40 है लेकिन मार्क्स 50 है, और कंप्यूटर नॉलेज के आप देख सकते हो क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन मार्क्स कम है, मतलब कंप्यूटर नॉलेज को थोड़ा सा कम वेटेज दिया हुआ है, 40 क्वेश्चन को सिर्फ 20 मार्क दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो टोटल क्वेश्चन 200 है, हर क्वेश्चन को 1 मार्क है, तो टोटल मार्क्स आपके 200 हो गए, मतलब मेंस आपका टोटल 200 मार्क्स का हो गया। इसमें टाइम लिमिट कितना मिलेगा आपको? टाइम लिमिट आपको 2 घंटे का मिलेगा। इसका मतलब ये कंपोजिट टाइम है, आप कोई भी सेक्शन में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो उस 2 घंटे में, राइट। तो 2 घंटे में आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो, ये आपसे एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अब जब डेफिनेटली आप मेंस दे दोगे तो 200 में से आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। याद रखना, फाइनल मेरिट के लिए आपके प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, सिर्फ आपके मेंस के ही मार्क्स काउंट होंगे। मतलब 200 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं ये मैटर करेगा फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने में। ठीक है, अब ये फॉर्मेट जो मैं बता रहा हूं मेंस का,
ये भी कॉमन फॉर्मेट है असिस्टेंट के लिए और ऑफिसर के लिए, सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंस होगा, राइट। अब यहां पे आपको एक और बात याद रखनी है, जब आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई भी इंटरव्यू देना नहीं है। मेंस एग्जाम के बाद डायरेक्टली आपका जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर हो जाएगा, और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो डेफिनेटली आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने ऑफिसर लेवल के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मेंस में खत्म नहीं होगा, आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस जरूर याद रखना। असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मल्टीपर्पज असिस्टेंट के लिए, तो आपको इंटरव्यू नहीं देना है। मेंस आप दे दोगे तो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। बट जो ऑफिसर लेवल का एग्जाम होगा उसमें मेंस के साथ साथ आपके इंटरव्यू के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे, और उन दोनों मार्क्स को जोड़ के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। ये छोटी सी बात डेफिनेटली याद रखना, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये आपको क्लियर हुआ होगा, प्रीलिम्स का और मेंस का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब आपका टोटल ये जो प्रोसीजर है वो हो जाएगा तो आगे आपको अलॉटमेंट जो है वो कैसे मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी का सिंपल मतलब है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, लिखने आनी चाहिए, थोड़ी सी बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि आप जिस स्टेट में पोस्टेड होगे उसी रूरल एरिया में आपको सर्व करना होगा। तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप जिस स्टेट में जा रहे हो उस स्टेट की एटलीस्ट लोकल लैंग्वेज आपको आती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो तो लोकल लैंग्वेज है मराठी, तो आपको मराठी आनी चाहिए, है ना। और यूजुअली जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं वो अपने होम स्टेट में ही अप्लाई करते हैं, तो इसलिए जो प्रोफिशिएंसी होती है लोकल लैंग्वेज की वो पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती। और अगर आपने स्कूल लेवल में 8 स्टैंडर्ड या 8 स्टैंडर्ड के बाद वाले कक्षा में, जैसे 9th या 10th में ऑलरेडी वो लैंग्वेज ली हुई है, मान लो कि आपको महाराष्ट्र से अप्लाई करना है और आप मराठी लैंग्वेज को ऑप्ट करना चाहते हो लोकल लैंग्वेज के लिए, है ना, और अगर आपने आपके स्कूल लेवल में 9th 10th में मराठी पढ़ी हुई है तो आपको टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली प्रोफिशिएंट माना जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं दी है तो फिर भी आपको सीखने का मौका दिया जाता है। मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, उस ज्वाइनिंग के बाद, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद आपको 6 मंथ्स दिए जाएंगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। इन केस अगर आपको उस स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती है तो, या अगर आपने स्कूल लेवल में उस स्टेट की लैंग्वेज नहीं पढ़ी होगी तो फिर भी आपको 6 मंथ्स लैंग्वेज सीखने के लिए दिए जाएंगे, तो कोई चिंता वाली बात है भी नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रोफिशिएंसी ऑफ लोकल लैंग्वेज का ये जो पॉइंट है, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, तो एकदम इसके बारे में आप क्लियर रहना कि इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी की बात। अब ये सारे जो डिटेल्स है सिलेक्शन प्रोसीजर के, उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं पे स्केल की, मतलब जब आपका पोस्टिंग होगा तो आपको इन हैंड सैलरी कितनी रेंज में मिलेगी। अब तो ये डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर बैंक कहाँ पे लोकेटेड है, किस एरिया में लोकेटेड है। स्टेट टू स्टेट आपकी जो सैलरीज है वो वेरी करती है, लेकिन एक रेंज में आपको बता देता हूं कि इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिल सकती है अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर आप असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 15 से 20 हजार के रेंज में। उसके बाद अगर आप ऑफिसर लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, आपको 30 से 35 हजार की रेंज में मंथली सैलरी मिलती है। और ये तो मैं सिर्फ इन हैंड सैलरी बता रहा हूं, इसमें पर्क्स इंक्लूडेड नहीं है। आपको अलग से गवर्नमेंट सर्वेंट होने के पर्क्स जो है, गवर्नमेंट बैंक में जाने के जो पर्क्स है वो अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑफिसर स्केल 2 का एग्जाम दे रहे हो, जो मैंने आपको कहा कि जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, उसकी अगर बात करोगे तो और थोड़ी सी ज्यादा सैलरी है, 35 to 40,000। एंड लास्ट जो सीनियर मैनेजर लेवल की पोस्ट है, जिसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस आपको मिनिमम चाहिए। आई डोंट थिंक कि आप में से कोई उस लेवल का एक्सपीरियंस वाला होगा, क्योंकि आपको फ्रेशर है, आप तो फ्रेशर है अभी, आपको पहले 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए 40 to 45,000 सैलरी की रेंज है। बस आपको ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन याद होना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलो, उम्मीद करता हूं कि ये जो पे स्केल वाला इन्फॉर्मेशन है ये आपको समझा होगा। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, मतलब जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तो आपको कितनी फीस जो है वो भरनी पड़ेगी, और ये डेफिनेटली आपके कैटेगरी पे बिलोंग करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी या बाकी के कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब आप रिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग नहीं करते, तो डेफिनेटली आपके लिए फीस होगी 850 रुपीज, राइट। तो 850 रुपीज आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, चाहे आप असिस्टेंट के लिए करो या ऑफिसर स्केल 1 to 3 में से कोई भी करो। अब आप में से बहुत जन स्केल 1 के लिए करेंगे, तो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है अगर आपको, तो 850 रुपीज ईच होगा, ये याद रखना। असिस्टेंट के लिए भी 850 एंड ऑफिसर लेवल के लिए भी 850। आपको दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा, ये याद रखना। दोनों पोस्ट के लिए एक ही कॉम्बाइंड फॉर्म नहीं है,
ये आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है शॉर्ट में, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपको पता चल गया एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए कितनी है, 850, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए है 175 रुपीज। ये बात आप याद रख सकते हो। इमेज में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, मैंने टेबल में अच्छे तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स SC, ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 175 है, और बाकी जो सारे के सारे रिमेनिंग कैटेगरीज है उनके लिए आपको 850 रुपीज एप्लीकेशन फीस मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, एप्लीकेशन फीस के बारे में तो हम लोगों ने जानकारी ले ली। अब यहाँ पे मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको ध्यान में रखना है, डेट्स, मतलब कौन कौन से डेट्स पे क्या क्या एक्टिविटीज होगी। और याद रखना, ये सारी डेट्स अभी तक टेंटेटिव है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड-19 का सिचुएशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपको जो भी डेट्स प्रोवाइड की जा रही है वो टेंटेटिव डेट्स है, मतलब इस डेट पे एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है। आगे जाके इस डेट्स में बदलाव भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस टेबल में अगर देखोगे तो सबसे पहले आपको ये मिलेगी डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, मतलब कौन से डेट तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, 8 जून से लेके 28 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका जो कॉल लेटर होगा, हॉल टिकट जिसको हम लोग कहते हैं, वो अराउंड जुलाई और अगस्त तक आ जाएगा, और अगस्त महीने में ही आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए उन्होंने डेट मेंशन नहीं किया, अगस्त मंथ में कभी भी हो सकता है, अलग अलग शिफ्ट्स में, ठीक है। उसके बाद आपकी मेन एग्जाम होगी आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द प्रीलिम्स, वो होगी अराउंड सितंबर अक्टूबर में। मेन एग्जाम के बाद जो लोग ऑफिसर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनका इंटरव्यू होगा अक्टूबर नवंबर में, और जो फाइनल अलॉटमेंट है, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी नेक्स्ट ईयर जनवरी 2022 तक आराम से आ जाएगी, ओके। तो इस तरीके से आपको ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना है। तो जिनको अप्लाई करना है वो लास्ट डेट तक डेफिनेटली रुकना मत, 28 जून तक नहीं रुकना है, पहले ही अप्लाई करके रख दो। और हाँ, ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिनका जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया होगा और रिजल्ट आने का वो वेट कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो कैंडिडेट्स वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 28 जून तक उनका रिजल्ट नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए आप लास्ट डेट तक वेट कर सकते हो। हाँ, अगर आपके लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले रिजल्ट आ जाता है तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर मान लो 28 कट ऑफ डेट है लास्ट की और आपका रिजल्ट जो है वो 24-25 जून तक आ जाता है तो आपके लिए अच्छी बात है, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये डेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आ गई होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग अप्लाई कौन से साइट पे जाके करें, कहां पे हम लोगों को लिंक मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन बता देता हूं कि लिंक आपको कहां से मिलेगी। जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है IBPS के, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो आप वहां पे डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आपको IBPS के पेज पे वो रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टेप समझते हैं बहुत ही ब्रीफली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, उस पे विजिट करना है, दैट इज www.ibps.in। इस पे आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने देखो इस तरीके का विंडो खुलेगा, जिस तरीके का आपको इमेज में दिख रहा है, और आपको उसमें जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर CRP RRBs, ये जो ऑप्शन है उस पे आपको क्लिक करना है, लिंक है वो, ठीक है। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट विंडो खुलेगा कुछ ऐसा, जिसमें आपको अलग अलग पोस्ट के नाम दिए जाएंगे। आप देख सकते हो कि एक पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट का, एक है स्केल 1 का, और एक लिंक है 2 and 3 स्केल्स का, राइट। तो डेफिनेटली आप लोगों में से कोई स्केल 2 and 3 वाला तो होगा नहीं, तो आपको ऑफिस असिस्टेंट या आपका जो स्केल 1 है उसमें से किसी भी पोस्ट को आप चूज कर सकते हो। अगर आपको दोनों देने हैं आप दोनों को इंडिविजुअली भर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको पोस्ट चाहिए उस हिसाब से आप लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे, और नेक्स्ट पेज कुछ ऐसा दिखेगा जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, ओके। जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको नए रजिस्ट्रेशन पे जाना है। रजिस्ट्रेशन में जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा वो आपको डालना है, ईमेल वगैरह। ईमेल सही तरीके से डालना, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन जो है वो आपका ईमेल या आपके मोबाइल नंबर इसी में होगा। तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको भरनी है, ओके। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उस यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके आप लॉग इन कर सकते हो। अब लॉगिन का विंडो कुछ ऐसा खुलेगा जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, ठीक है। उसमें आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है या पासवर्ड आपको जो भी मिल गया है आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन, वो डाल देना, लॉगिन कर लेना, और वहां से आप आपका जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है।
अब इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी ये भी मैं पहले ही आपको बता देता हूं। डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस आपको क्या क्या एडिशनल चीजें उसमें डालनी है, अपलोड करनी है। सबसे पहले आपको आपका स्कैन फोटोग्राफ रेडी रखना है, आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा आपका, साथ में आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन अप्लाई करना है, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा जो वहां पे आपको बताया जाएगा कि क्या लिखना है, तो वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन करके आपको अपलोड करना है। बस ये 4 चीजें आपको चाहिए और आपका जो प्रोसीजर है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है नोटिफिकेशन में, आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेरी है वो पुट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उस कमेंट बॉक्स की क्वेरी पढ़ के उसके ऊपर सोल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा, राइट। और जैसे मैंने एसबीआई क्लर्क की सीरीज चलाई थी उसी तरीके से मैं बहुत ही शॉर्ट आईबीपीएस आरआरबी की जो सीरीज है वो भी चलाऊंगा, जिसमें मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो तो नहीं लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा। तो बहुत जल्दी हम लोग आईबीपीएस आरआरबी की भी सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस आपको एसबीआई क्लर्क की सीरीज जो है उसमें मिल जाएंगे। उसका भी पूरा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक जो है वो देके रखा है। अगर आप में से कोई किसी ने एसबीआई क्लर्क वाला जो सीरीज है वो नहीं देखा हुआ है तो आप वहां पे उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली सारे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो आईबीपीएस आरआरबी के भी वीडियोस जो है वो बहुत जल्दी आएंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो डेफिनेटली आप लोग वेट कीजिएगा और आपका जो प्रिपरेशन है वो सही तरीके से जाना चाहिए, है ना। जैसे आप एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे थे बहुत सारे कैंडिडेट्स, वैसे ही आपको इस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है। वैकेंसी ज्यादा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम तो आराम से क्लियर कर जाओगे। ऑफिसर वाला नहीं हुआ तो असिस्टेंट वाला भी तो हो सकता है, तो इसीलिए आपको दोनों पोस्ट के लिए डेफिनेटली अप्लाई करके रखना है सेफ साइड के लिए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं ये वीडियो सेशन जो है वो बहुत ही आपको प्रोडक्टिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। हम लोग डेफिनेटली मिलते रहेंगे हमारे रिस्पेक्टिव वीडियोस में, जो एसबीआई क्लर्क के हैं या ये आईबीपीएस आरआरबी के लिए भी जल्दी से मैं वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, तो जो भी आपके क्वेरीज वगैरह है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई भी उसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो जल्दी से अपना प्रिपरेशन जो है वो गियर अप कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। हम लोग जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।